हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ हेमंत गोयल, डायरेक्टर स्पेशलिटी कॉमेडी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा एक नया सब्जेक्ट क्लास 11th में स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके दो पार्ट्स है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपकी स्टैटिक्स। आज हम लोग बेटा हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। एंड स्टूडेंट्स, आई विल अश्योर यू वन थिंग कि इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस फ्यूचर में अवेलेबल है, जिसमें आप लोग बहुत ही आगे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपका एक फाउंडेशन तैयार करूँगा कि इकोनॉमिक्स कैसे बनी, ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है और इकोनॉमिक्स आप लोगों के लाइफ में किस तरीके से यूज़ में आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट जो आपकी टर्म है इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी। दैट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी। क्या मतलब है स्कैरसिटी का? स्कैरसिटी का मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना, ठीक है। सो लेट्स सी, स्कैरसिटी मीन्स दैट कंट्री हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि कंट्री के पास में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल कमोडिटीज़ पीपल विच यू हैव। आपके पास में जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से आप सारी चीज़ें नहीं बना सकते। इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी मैनेजेस इट्स स्केयर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज स्केयर है, हम उसको किस तरीके से काम में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो स्कैरसिटी मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना, और जो चीज़ की कमी है उसको हम किस तरीके से काम में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्लियर है? देखना बेटा, नेक्स्ट टर्म है आपके चॉइस। चॉइस का क्या मतलब है? चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। इट्स इमर्जेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड रिसोर्सेज कैन बी अलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, अभी भी फाउंडेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक मैंने आपको इकोनॉमिक्स की पूरी डेफिनेशन नहीं समझाई है। चॉइस का मतलब क्या है? हमारे पास में 2 या 3 चीज़ें हैं, उसमें से हमको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं, हमको एक चीज़ चूज़ करनी है, क्योंकि आगे रिसोर्सेज स्केयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ है और आपके पास में 2 ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप जाके मूवी देख लीजिए 500 रुपीज़ में, ठीक है, पॉपकॉर्न खा लीजिए, मूवी देख लीजिए, या फिर आपके फादर ने कहा है कि आपको बुक्स परचेज करनी है 500 रुपीज़ में। नाउ इट्स अप टू यू कि आप दोनों में से क्या करना चाहते हो, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप दोनों में से क्या करना चाहते हो, ठीक है। जिस बच्चों को पढ़ने का शौक़ नहीं है वो जाके मूवी देख लेगा, जिसको पढ़ने का शौक़ है वो जाके बुक्स परचेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है, यानी कि रिसोर्स यहाँ पर क्या है, 500 रुपीज़। जो रुपीज़ है वो स्केयर है, इसलिए हमको चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चॉइस क्यों करनी पड़ती है हमारे को? बिकॉज देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, चॉइस क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड रिसोर्सेज कैन बी अलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर है? समझ में आया? गुड। दस, स्कैरसिटी से क्या आता है? चॉइस। स्कैरसिटी से क्या आता है? चॉइस। चॉइस से क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। अगर चॉइस होगी तो हम किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर। अच्छा, हम जो डिसीजन लेंगे उससे कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसको मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, उसको मैक्सिमम क्या मिले, प्रॉफिट मिले। एंड सोसाइटी क्या चाहेगी, उसको मैक्सिमम क्या मिले, सोशल वेलफेयर मिले, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास टाइम है, टाइम भी क्या है, लिमिटेड है, यानी कि स्केयर है। तो हमको चॉइस करना पड़ता है कि हमको इस टाइम को किस तरीके से यूज़ में लेना है। अल्टीमेटली हम जो डिसीजन लेंगे टाइम को किस तरीके से काम में लेना है, उससे क्या होगा, हमको कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसकी इच्छा क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की। और जो सोसाइटी है वो उस मिनिमम टाइम के अंदर क्या चाहती है कि उसको मैक्सिमम क्या मिले, वेलफेयर मिले, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड बोथ द मीनिंग्स, स्कैरसिटी एंड चॉइस? क्लियर है? नेक्स्ट टर्म बेटा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? क्या मतलब है इकोनॉमिक्स का?
देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार रीड कर लेते डेफिनेशन, उसके बाद में और अच्छे से समझेंगे। इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली द स्टडी ऑफ हाउ पीपल allocate their limited resources to their alternative uses to produce and consume goods and services to satisfy their endless wants or to maximize their gains. The term economy is derived from the Greek word oikonomos, which means one who manage a household. नहीं आया समझ में? ठीक है, अब आएगा बेटा समझ में, देखिएगा एक एग्जाम्पल से समझना बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आपकी मदर है, ठीक है, और आपके घर पे कुछ गेस्ट आ गए हैं, ठीक है। कौन आ गया आपके घर पे? कोई गेस्ट आ गए हैं। कितने गेस्ट आए हैं? टोटल 10 गेस्ट आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 10। ओके, आपके घर पे मिल्क है जो कि कितना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर पे जो मिल्क है वो है 2 kg। कितना है? 2 kg मिल्क है, ठीक है। तो जो 2 kg मिल्क है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 7 लोगों की चाय बनती है। कितने लोगों की चाय बनेगी? 7 लोगों की चाय बनेगी, ठीक है। और गेस्ट कितने आए हैं? 10 आए हैं। तो और मार्केट में सारी दुकानें जो मिल्क की है वो बंद हो गई है, ठीक है। ठीक है, आपके घर पे आपकी मदर है, 10 गेस्ट आए हैं आपके घर पे। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड्स आए हैं 10, उनके लिए आपको चाय बनवानी है आपकी मम्मी से, ठीक है। जो चाय बनवानी है उसके लिए आपके पास में कितना मिल्क है? 2 kg मिल्क है, ठीक है, जिसमें कितने लोगों की चाय बन सकती है? सिर्फ 7 लोगों की चाय बन सकती है। नाउ अब क्या करें? रिसोर्सेज, चाय स्केयर है, लिमिटेड है। अब क्या करें? चॉइस। अब हम क्या करेंगे? अब आपकी मदर के पास में 2 ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। या तो वो जो 7 लोगों की चाय बनी है उसको डिवाइड कर दे, कितने लोगों में? 10 लोगों में। तो वो कैसे हो जाएगी? मान लीजिए सबको 1 कप नहीं मिलेगा, सबको 3/4 कप चाय मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सब में से हमने कम कर दिया चाय, और जो बची हुई चाय है वो हमने 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। या फिर आपकी मदर उसमें क्या कर दे? वाटर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दे, ठीक है। मिल्क में वाटर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दे, तो क्या होगा? वाटर ज़्यादा ऐड करने से 10 लोगों की चाय बन जाएगी, ठीक है। ऐड, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चाय में मतलब दूध के साथ में पानी ज़्यादा मिक्स कर दे, या फिर हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा कम कम दे सबको चाय, ठीक है। पूरा फुल कप चाय नहीं दे के 3/4 कप चाय दे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है ये सब चीज़ों में? देखना ध्यान से, अब डेफिनेशन को ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, किस तरीके से लोग अलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, जो उनके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको किस तरीके से काम में लेते हैं, टू देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस। उनके पास में बहुत सारे यूजेस हैं, क्या कर सकते हैं वो? चाहे तो वो चाय नहीं बनाए, और बनाए तो क्या कर सकते हैं? वो 7 लोगों की चाय की जगह 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे कम करके, या फिर वो पानी ज़्यादा ऐड कर दे। टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, कि हम किस तरीके से उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके जिससे हमको क्या हो? मैक्सिमम फ़ायदा हो। देखिए आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, आपको चाय भी पिलानी है, दूध भी कम है, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, या तो उनको कम दोगे चाय, या फिर पानी ज़्यादा ऐड करोगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है उन लोगों के सामने बेटर हो, ठीक है, आप उनकी अच्छे से केयर कर सकें, ठीक है। सो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कम से कम लोगों में मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश करती है, जिससे उसको मैक्सिमम क्या मिले? प्रॉफिट मिले। या फिर रिसोर्सेज को इस तरीके से काम में लेना पड़ता है उसको, जिससे उसको मैक्सिमम फ़ायदा मिले, क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, ठीक है ना। अब जो ये टर्म है इसको समझना था। टर्म ये इकोनॉमिक्स वर्ड बना कहाँ से है? एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमस। एक ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोनॉमस। ओइकोनॉमस का ग्रीक में क्या मतलब होता है? वो लोग जो घर को चलाते हैं, वो लोग जो घर को चलाते हैं, ठीक है ना। जो वजह से फॉर एग्जांपल आपकी मदर
घर पे सारा काम करती है, वो घर को चलाती है, तो एक्चुअली वो पूरे दिन भर क्या कर रही है, इकोनॉमिक्स कर रही है। वो चीज़ों को इस तरीके से एलोकेट करके चलती है जिससे फॉर एग्जांपल उनके फादर, आपके फादर की फॉर एग्जांपल इनकम है 20,000 रुपीज़, उन्होंने मंथली 20,000 रुपीज़ ला के आपकी मदर को दे दिए, कहा कि पूरे महीने भर में अब इसमें आपको 20,000 रुपीज़ में काम चलाना है। तो हुआ क्या, आपकी मदर उन पैसों को इस तरीके से काम में लेगी कि पूरे महीने भर में, पूरे मंथ में वो पैसे यूटिलाइज बेटर तरीके से हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सो बेटा आपको समझ में आया इकोनॉमिक्स का मतलब। वापस एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली, इकोनॉमिक्स इज अ फंडामेंटली द स्टडी ऑफ हाउ पीपल allocate their limited resources to their alternative uses to produce and consume goods and services to satisfy their endless wants or to maximize their gains। बेटा जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आप सबको नोट्स मिल जाएंगे। द स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड, क्लियर है बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट टर्म है आप लोगों के सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज। जो इकोनॉमिक्स है आपकी दो ब्रांच में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड बना है वो कहाँ से बना है? माइक्रोस से। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, विच डील्स विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम सच एज इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए बेटा इकोनॉमिक्स का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। जब भी हम किसी स्मॉल थिंग के बारे में, छोटी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब भी हम लार्ज लेवल पे पढ़ेंगे तो डेट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि मेरे बिजनेस में जो रिसोर्स है उसको किस तरीके से मैं काम में लूँ जिससे मुझे मैक्सिमम फ़ायदा हो। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो, क्योंकि सिर्फ मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ पे एक इंडिविजुअल के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ अगर कंट्री है तो कंट्री के पास में मान लीजिए कोई रिसोर्स है, तो अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर सोच रहा है कि मैं इस रिसोर्स को किस तरीके से काम में लूँ जिससे कंट्री को मैक्सिमम फ़ायदा मिले, दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि इस ज़मीन पे मुझे क्या बनाना है, एक शॉपिंग मॉल बनाना है या फिर घर बनाना है मुझे, या फिर मुझे एक शॉप खोलनी है, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज़ मुझे उस लैंड पे करनी है। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो, क्योंकि मैं मेरे बारे में एज ए इंडिविजुअल, एज ए हाउस होल्ड, एज ए फर्म और एज ए इंडस्ट्री सोच रहा हूँ, एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। बट हाँ गवर्नमेंट के पास में कोई लैंड है, वो उसमें यहाँ पे देख रही है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, यहाँ पे कोई स्कूल बनाए, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रिज बनाना है इस लैंड पे, तो वो किसके बारे में सोच रही है? पूरी कंट्री के बारे में सोच के वो डिसीजन लेगी। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो क्लियर है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब? इट इज derived from the Greek word micro which means small। definition ध्यान से समझना। it is that part of economic theory which deals with the economic behavior। किस behavior के बारे में बात कर रहा है? economic behavior of individual, economic behavior of individual, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड बना है वो बना है मैक्रो से, इसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब बहुत सारा एक साथ, सिंगल, इंडिविजुअल, बहुत सारे सिंगल जब एक साथ बन जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट। सो जब हम लोग एग्रीगेट एंड एवरेज रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी सच एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो। जब हम लोग सबकी डिमांड और सबकी सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो। मैं कहता हूँ कि मेरे शूज़ की शॉप है और मैं ये शूज़ सेल करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो। मैं कहता हूँ कि पूरी शूज़ की एक इंडस्ट्री है, पूरी शूज़ की एक इंडस्ट्री है और पूरे इंडिया में इतने शूज़ सेल हुए जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो।
ठीक है। तो एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो, इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल नेशनल इनकम यानी कि पूरी कंट्री की इनकम, पूरी कंट्री की प्राइस या फिर कितना हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है उसकी बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखिए लास्ट में क्या लिख रखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम सबके बारे में रीड करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज ए मैक्रो लेवल। और जब हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे बेटा तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? इजी है, गुड। अब हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं माइक्रो और मैक्रो में, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? एज अ यूनिट ऑफ स्टडी इट स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर, ये बात करता है। फर्स्ट डिफरेंस है इंडिविजुअल और ये एज अ होल, एज अ होल। आ गया समझ में? फोकस, इसका फोकस किस में है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मुझे मेरे चीज़ को किस तरीके से काम में लेना है। यहाँ पे इसका फोकस किस में है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सिर्फ इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरी कंट्री की इनकम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे? दिस इज डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि एक जने की डिमांड एक जने की सप्लाई। मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? अभी शॉर्ट में बताता हूँ, बाद में डिटेल में एक इंडिविजुअल चैप्टर है इसके ऊपर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो लेवल जहाँ पे हमको मैक्सिमम फायदा मिलता है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट एनालाइज हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर और एन इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। और बहुत जगह इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि वो लेवल जहाँ पे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को मैक्सिमम फायदा मिलता है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या देख रहे हैं? फायदा और नुकसान, ठीक है। बट एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? इंडिविजुअल नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम इक्विलिब्रियम लेवल पर कब लाएंगे? यानी कि सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से काम में लेना है कि कंट्री को मैक्सिमम फायदा मिले, दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। समझ में आया? जब हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो, जब हम लोग पूरी कंट्री की इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडी? इट इज पार्शियल, ये आधी अधूरी स्टडी है, हाफ स्टडी है, दिस इज पार्शियल एंड इट इज जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब ओवरऑल, ठीक है। इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू माइक्रो, एंड इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे देश को बचाना है हमको, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे जवान हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो हमारे शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। तो उनकी जान इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनकी जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो अपनी जान दे रहे हैं देश को बचाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ? देश जरूरी हुआ, तो दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको बेटा मैं इन सब चीज़ों से इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको फटाफट समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मैक्रो एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट? माइक्रो। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मैक्रो। व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट? माइक्रो, क्लियर। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेटिव नेम? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, प्राइस थ्योरी के नाम से भी कहते हैं माइक्रो को, और मैक्रो को हम लोग इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इनकम एम्प्लॉयमेंट प्राइस थ्योरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बात होती है, और यहाँ पे पूरी नेशनल की इनकम, नेशनल के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। समझ में आया? सो हम लोगों ने क्या डिफरेंस देखा, एक बार फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। यूनिट ऑफ स्टडी इंडिविजुअल एज अ होल। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑफ स्टडी प्राइस और नेशनल इनकम। इंस्ट्रूमेंट ओनली डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम ओनली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी एज अ होल। मेथड क्या है? पार्शियल, यहाँ पर है जनरल। इंपॉर्टेंस डेफिनेटली माइक्रो इज लेस इंपॉर्टेंट, मैक्रो इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्टरनेटिव नेम
माइक्रो को हम लोग प्राइस थ्योरी कहेंगे और मैक्रो को हम लोग इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से डिनोट करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया डिफरेंस? बेटा आज की क्लास सिर्फ जनरल है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इस पे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनेगा, चाहे 3 मार्क्स का चाहे 4 मार्क्स का, ठीक है, बट एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आज के टॉपिक में से हम लोगों ने जो भी पढ़ा है। ठीक है, देखिए बेटा हो सकता है आपके पास में जो भी बुक है उसमें टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, पर ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा आपको। आप चाहे कोई भी बुक रेफ़र करिए, आपको बुक में ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपके चैप्टर नंबर 1 में हो, चैप्टर नंबर 2 में हो, बट आपको ये टॉपिक्स जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर। तो प्लीज़ आप अपने बुक में, जहाँ पर किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में रहते हैं, आप जो भी स्कूल में आप लोगों की बुक रेफ़र हो रही है, आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा, चाहे आगे चाहे पीछे। और अदरवाइज़ आपको कुछ भी चीज़ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? नाउ व्हाट इज़ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस? व्हाट इज़ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस? सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नेचर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। 2 तरह के नेचर होते हैं इकोनॉमिक्स का, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव का मतलब, देखिए, जो चीज़ जैसी है हम उसको वैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो चीज़ जैसी है हम उसको वैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। नॉर्मेटिव में हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मेटिव में हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन है 1,35,00,000 करोड़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। है तो है, क्या करें। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, हम अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं, कि इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। तो समझ में आया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में जो चीज़ जैसी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव में हम अपना सिर्फ ओपिनियन देते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बेटा हो सकता है आपके टीचर्स आप लोगों से पूछ ले, एक सेंटेंस दे दे और आपको बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। तो आप चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस चीज़ को हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। जिसको हम कहते हैं सिर्फ ये एक ओपिनियन है, ठीक है, हम उस पर सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट की बात नहीं है, वो सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहा है बंदा। ठीक है ना, जो हम लोग किसी से चेक नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, आप चेक कैसे करोगे, आप उसको चेक नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छा है या बुरा है, दिस इज डिफरेंट थिंग। मैं कहता हूँ अच्छा होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। ठीक है, तो समझना व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव। Positive economics, it deals with the economic issues related to past, present and future. ठीक है, चाहे वो इशू जो पास्ट में भी हो सकता है, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सिर्फ प्रॉब्लम की बात करता है। ठीक है ना, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए, हमेशा कुछ ना किसी प्रॉब्लम की बात करेगा। कौन? नॉर्मेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में हम लोग कोई इशू है, चाहे पास्ट में था, चाहे प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है, नाउ इट रिलेट्स टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। हम कहते हैं ऐसा था, ठीक है, ऐसा है और ऐसा होगा। हमने डिसीजन दे दिया है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। नॉर्मेटिव में क्या है, इट रिलेट्स टू वॉट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। देखिए, वॉट वॉज ऐसा हुआ, वॉट इज ऐसा है, वॉट वुड बी ये होना चाहिए। ठीक है ना, ये होगा। वॉट ऑट टू बी, ठीक है, ये होना चाहिए। जब चाहिए की बात आ जाएगी तो ठीक है, था, होगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट, statements of positive economics are not necessarily the statements of truth. These may be true or false. These may be true or false. ठीक है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है पॉजिटिव स्टेटमेंट, चाहे वो सही हो सकता है चाहे वो गलत हो सकता है, बट दोनों में से एक ज़रूर होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट।
नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और कैन नॉट बी टर्म्ड एज फॉल्स। दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली, ये सिर्फ ओपिनियन देता है अपनी, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, somebody says population of India is more than the population of China। किसी ने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है किससे, चाइना से, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया। नाउ इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बट इट इज़ रॉन्ग। यस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट किस लिए है, क्योंकि हम इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स। नाउ हमने कहा नहीं ये बात गलत है, क्योंकि हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, बट इट इज़ रॉन्ग। वन कैन बी वेरीफाई इट। यस, हम जिसको वेरीफाई कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव, ठीक है। नाउ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, समबडी सेज दैट द ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। कोई कहता है कि पुराने लोगों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए, जो ओल्ड एज पेंशन है वो काम नहीं कर रहे फिर भी उनको पेंशन मिल रही है, जो कि गलत है क्योंकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, तो वो स्टॉप करनी चाहिए, ठीक है। अब उसका ओपिनियन है वो, ठीक है, वो अपना ओपिनियन है, वो किसी बात को, ठीक है ना, वो अपना एक ओपिनियन रख रहा है जिसको हम चेक नहीं कर सकते, जिसको हम चेक नहीं कर सकते, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ ध्यान रखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है हमेशा, लास्ट पॉइंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफिएबल। यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स चेक हो जाते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स और फिगर्स वेरीफाई नहीं होते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स वेरीफाई नहीं होते हैं किसमें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। सो क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। अगर एग्जाम में समझाने के लिए आ जाता है पॉजिटिव, तो सिर्फ आप लोग अपने ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट समझा दीजिए, और सिर्फ नॉर्मेटिव आता है तो सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाले आप लोग पॉइंट समझा देना, ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब है, हमने पहले बेटा वर्ड पढ़ा था इकोनॉमिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं वर्ड इकोनॉमी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। समझना, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हम उस सब का सम कर दें। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, वो सारी एक्टिविटी जिसके लिए हम लोग पैसा कमाने के लिए फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग पैसा कमाने के लिए जो काम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जिससे क्या होगा, एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल विद देयर नीड्स टू वर्क, जो काम करते हैं एंड अर्न अ लिविंग, और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है, तो हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सब का सम क्या होता है, इकोनॉमी। अब ये भी तो समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। तो एन इकोनॉमी जो सिस्टम, वो सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है लोगों को काम, ठीक है, एंड अर्न अ लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ, किस तरीके से, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, काम करके। एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी आर, किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है, कंजम्पशन भी एक एक्टिविटी है, एक्सचेंज एक एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्टिविटी है, कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट, ये भी एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो हम लोग कह सकते हैं इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, इकोनॉमी। इन सब का सम क्या होगा, इकोनॉमी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमी, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दैट एक्टिविटी फ्रॉम दिस पीपल आर नीड्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है, काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो जो काम है दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ काम नहीं किया और आपको पेंशन मिल रही है घर बैठे, तो दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि बदले में आपने कुछ दिया नहीं है, आपको फ्री में पैसा मिल रहा है। हाँ, बट आप काम कर रहे हो फिर आपको पैसा मिल रहा है, तो दैट्स इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया, ठीक है। सो काम करने पे जो पैसा मिलता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ तक कि आपने मान लीजिए कोई अपना घर किसी किराएदार को दिया है, वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है, टेनेंट से, तो दैट्स इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आपने वो घर पैसे देके खरीदा है, ठीक है। वो पैसा अगर आप लोग बैंक में रखते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, पर इंटरेस्ट नहीं मिलकर आपको रेंट मिल रहा है, तो दैट्स इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट्स इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है। नाउ जो आपकी इकोनॉमीज़ है वो 3 तरह की होती है बेटा, ठीक है। जो आपकी इकोनॉमी है वो कितने तरह की होती है, 3 तरह की। एक तो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है बेटा आपके सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है फ्री और मार्केट इकोनॉमी, और एक होती है बेटा आपकी मिक्स इकोनॉमी। एक क्या होती है आपके बेटा, मिक्स इकोनॉमी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सब चीज़ें अपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है। हाँ बेटा, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इकोनॉमी कहाँ पे
चलती है, ठीक है। सेंट्रली और प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी कंट्री की, वो कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट। कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट। जैसे कि चाइना, इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं चाइना, ठीक है। फ्री और मार्केट इकोनॉमी यानी कि जो इकोनॉमी आपकी रन कर रहा है वो आपके कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यानी कि पर्सन जो पीपल्स है आपकी कंट्री के, वो रन कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी को एक तरीके से। तो जैसे कि यूएस और यूके, ठीक है, ये कंट्री। मिक्स इकोनॉमी यानी इंडिया, मिक्स इकोनॉमी का मतलब इंडिया। अब समझने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, और सेंट्रल अथॉरिटी। फ्री और मार्केट इकोनॉमी में क्या है? इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है यहाँ पे? मार्केट फोर्सेस का मतलब है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ चलती है। जिसकी डिमांड होती है वो चीज़ बनती है, जिसकी डिमांड होती है वो सप्लाई करी जाती है। यानी कि यहाँ पे हर चीज़ मार्केट के हिसाब से चलता है, यानी कि लोगों के हिसाब से चलता है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? दोनों, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी प्लस फ्री और मार्केट इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट की भी चलती है और लोगों की भी चलती है, ठीक है। सो इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय द, कौन गवर्न करता है ये? इट इज़ गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट भी उसको रेगुलेट करती है, यानी कि बोथ, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ, यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो क्या देख के लिए जाते हैं? लोगों की भलाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। कंज्यूमर्स इज नॉट रूलर, यहाँ पे कंज्यूमर रूल नहीं करते हैं। कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल, ठीक है। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे मोस्टली रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्राइस में हमको गुड्स को मार्केट में बेचना है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि सारा डोमिनेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी चलती है? पब्लिक सेक्टर की, यानी कि गवर्नमेंट की, ठीक है। नाउ फ्री और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? इकोनॉमी ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए काम होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव है। यहाँ पे क्या मेन मोटिव था? सोशल वेलफेयर। यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। कंज्यूमर इज द रूलर, यहाँ पे कौन रूलर था? कंज्यूमर रूलर नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट रूलर थी। यहाँ पे कौन रूलर है? कंज्यूमर रूलर है। द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, कौन कंट्रोल करता है? लोग कंट्रोल करते हैं। द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट की मतलब मार्केट की वजह से ही गुड्स और सर्विसेज की प्राइस डिटरमाइंड होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है चीज़ों को? प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन रूल करता है, कौन डोमिनेट करता है? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, एक विलेज के अंदर सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने बनाई, कोई टैक्स नहीं लिया जाता, तो वो एक तरह से हो गया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एक प्राइवेट रोड है जिसको एक कंपनी को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये रोड आपको बनानी है, और उस पर आप लोगों से टैक्स लिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फ्री और मार्केट इकोनॉमी, दिस इज़ कॉल्ड फ्री और मार्केट इकोनॉमी। तो फॉर एग्जांपल चाइना में सारा काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। यूएस के अंदर सारा काम कौन करेगा? प्राइवेट। मिक्स इकोनॉमी इंडिया में दोनों होता है, हम लोग दोनों तरह, गवर्नमेंट भी सड़क बनवाती है और प्राइवेट पर्सन भी सड़क बनवाता है और हमसे टॉल लेता है। क्या लेता है? टॉल लेता है, ठीक है। हाईवे पे हम लोग देखते हैं टॉल लिया जाता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बस बेसिक रीज़न वही है, क्योंकि वो सड़क की सारी जो जिम्मेदारी है उसको ख़राब जो हो गई है उसको सही करने की वो प्राइवेट पर्सन के हाथ में है। और शहरों में किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, सिटीज़ विलेजेस में। ओके, व्हाट इज़ मिक्स इकोनॉमी? मिक्स इकोनॉमी में दोनों जने रोल प्ले करते हैं, मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए भी काम होता है और लोगों का वेलफेयर भी किया जाता है। कंज्यूमर भी रूल करते हैं यहाँ पे, बट किसके सिस्टम में? कंज्यूमर इज रूलर बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर रूल करते हैं, ठीक है।
रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, पीपल भी कंट्रोल करते हैं। प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट, अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिटरमाइंड होती है, बट अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, या कम हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। किसमें? मिक्स इकोनॉमी में। बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सो आप लोग देख ही रहे हैं कि चाइना में सेंट्रल प्लान इकोनॉमी चलती है, यूके और यूएस के अंदर फ्री और मार्केट इकोनॉमी, और इंडिया में मिक्स इकोनॉमी काम करती है, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया आज का। बेटा ये सब चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी, आपको कोई भी चीज़ नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पीपीसी दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बी सेफ इन योर होम। थैंक यू सो मच।